side and hopefully up his feet soon after. कुछ लड़ाइयाँ 12 राउंड तक चलती है और कुछ सिर्फ 12 सेकंड तक। लेकिन कॉम्बैट स्पोर्ट्स के इतिहास के सबसे डरावने नॉकआउट्स को समय नहीं, सिर्फ एक पंच चाहिए था। माइकल स्पिंक्स 31 जीत और बिना हार के आए थे। पूर्व लाइट हेवीवेट चैंपियन, अजय, आत्मविश्वासी, और उन्होंने दुनिया से कहा कि उनके पास टाइसन को हराने की योजना है, लेकिन वो गलत था। लड़ाई सिर्फ 91 सेकंड चली, जिसमें टाइसन ने उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। Vicious shots to the body. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut, body shot, down goes. स्पिंक्स उठ खड़ा हुआ, लेकिन टाइसन ने उसे एक जबरदस्त दायां पंच मारा, जिससे स्पिंक्स पूरी तरह नॉकआउट हो गया। Here comes Mike Spinks in. He leads to the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5 and 6 and 7 and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. टाइसन ने 91 सेकंड में अजय रिकॉर्ड मिटा दिया, पर 1973 में एक और आदमी ने न सिर्फ रिकॉर्ड बल्कि एक दिग्गज की आभा भी खत्म कर दी। एक के बाद एक नॉकडाउन। जो फ्रेजियर हैवीवेट का अजय विश्व चैंपियन था, उसने मोहम्मद अली को हराया था और उसे अजय माना जाता था, लेकिन जॉर्ज फोरमैन ने उसे 2 राउंड में 6 बार गिराया। 6 बेहतरीन पंच। Stanley used that left hook. Oh, Foreman connected as you heard. Angie Dunn's fight is proving out what some have expected is all over Joe Frazier. Frazier is down again, about to end. 2 knockdowns in the first round of Joe Frazier. Down, Frazier in the corner. Frazier's knees buckled. He is down in the arena. A quick left from Joe. Another. Frazier is down. छठी बार गिरने पर फ्रेजियर की नजरें भटक गईं। रेफरी ने उसे बचा लिया। फोरमैन ने दिग्गज को 2 राउंड में 6 बार गिराया, पर डेविड टुआ को न तो 6 बार गिराने की जरूरत पड़ी, न ही 6 सेकंड लगे। जॉन रुइज ने डेविड टुआ के सामने एक पल रुककर गलती कर दी। वही पल भारी पड़ा और बस इतना ही काफी था। पहले राउंड के 19वें सेकंड में टुआ का दाहिना हुक सही जगह पर लगा और रुइज तुरंत गिर गए। Having a reach advantage here, we'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him, another big bomb and Ruiz is down. This could over. टुआ ने जॉन रुइज को 19 सेकंड में हराया, लेकिन एलोन रीन को इससे भी कम समय लगा। साल 2012 में कनाडाई एडोनिस स्टीवेंसन, जिसे सुपरमैन कहते थे, का सिर्फ एक लक्ष्य था, ये साबित करना कि उसकी पंच मारने की ताकत आधुनिक बॉक्सिंग में सबसे खतरनाक ताकतों में से एक है। सामने थे जीसस गोंजालेज, एक आत्मविश्वासी बॉक्सर जो डिवीजन में ऊपर जाने की उम्मीद लेकर आया था। उस रात सब कुछ एक पल में तय होना था। पहले राउंड में स्टीवेंसन ने बाएं हाथ का एक जोरदार पंच सीधे गोंजालेस के जबड़े पर मारा। पंच इतना जबरदस्त था कि गोंजालेस तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। उनका शरीर अकड़ गया, एक मूर्ति की तरह। इस दौरान दर्शक नॉकआउट की भयंकरता देखकर अपनी सांसें थामे हुए थे। रेफरी ने गिनती शुरू ही नहीं की। अब कुछ और किया भी नहीं जा सकता था। वो एक डरावना अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे पल जो रोंगटे खड़े कर देते हैं और दिखाते हैं कि एडोनिस स्टीवेंसन रिंग में क्यों जल्लाद कहे जाते थे। दोनों बॉक्सर तब तक अजय थे और दोनों को जीत का पूरा भरोसा था। सिर्फ 18 सेकंड बाद कोड्रिंगटन बेहोश हो गया। मेडिकल स्टाफ ने घेर लिया और उसे सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया। रिंग मैगजीन ने इसे 2005 का नॉकआउट ऑफ द ईयर चुना। कोड्रिंगटन को हराने में सिर्फ 18 सेकंड लगे। 11 साल बाद
अलग बॉक्सर, पर वही बेरहम नतीजा। अल्फोंसो ब्लांको अजय थे। उनका रिकॉर्ड 12-0 था और वह WBA अंतरिम मिडलवेट चैंपियन थे। वे सब कुछ साबित करने उतरे थे और उन्हें साबित करने के लिए 22 सेकंड मिले। एंडम ने जबड़े पर जोरदार दाया पंच मारा और सब कुछ दर्शकों की प्रतिक्रिया से पहले ही खत्म हो गया। यामानाका का बायां हाथ भगवान का बायां हाथ कहलाता था। 6 राउंड तक रोजास को लगा वह बच जाएगा। タイミングは分からなくなりますね。そうですか。このパンチです。こっちもですね。ああ、なるほどね。そうでなくてですね。まあ当たりだったら当たらないでも構わない。立ち上がり非常にいいと。ダルチニそうですね。状態ですね。もう少し見て。ちょっと軽い感じだったんですが。すぐいきます。バース。ああ、ジャブ。早打ちだったかもしれません。もう一回続けたのは山中です。うまく当たりません。 7वें राउंड के 36वें सेकंड पर यामानाका ने जाल बिछाया, रास्ता बनाने के लिए दाया बाया कॉम्बिनेशन, और फिर उनका मशहूर बायां हुक सीधा पार कर गया। रोजास की टांगे जवाब दे गई और वह पूरी तरह से निढाल होकर गिर पड़े। यामानाका ने 6 राउंड तक दबाव बनाया और फिर निर्णायक वार किया, लेकिन सेफो को पूरा राउंड भी नहीं चाहिए था। ले बैनर किकबॉक्सिंग के विश्व चैंपियन और 70 नॉकआउट के साथ इस मुकाबले के दैत्य थे। सेफो को बस एक मौका चाहिए था बैनर को काउंटर पंच से सुलाने के लिए। पहली बार किसी ने जेरोम ले बैनर के साथ ऐसा किया। सेफो ने साबित कर दिया कि यहाँ तक कि राक्षसों की भी एक कमजोर जगह होती है। हसीम रहमान साबित करने वाले थे कि चैंपियनों की भी कमजोरी होती है। लेनॉक्स लुइस निर्विवाद हेवीवेट चैंपियन थे। रहमान 20 में 1 की संभावना के साथ एक अंडरडॉग थे। 4 राउंड तक सब कुछ वैसा ही लग रहा था। And tell him that he's dropping that right hand, that left hand there. Very known for that uppercut. And if he found overhand right, and when he wondered which Lennox Lewis we would see. Lewis with his mouth open again, the big right hand, but timed it very poorly. Early, you know, they still don't count. Stronger in this round. Oh, uppercut by the champions. Trying to suck in what little oxygen there is here at 6,000 feet, just outside Johannesburg. Suck Lennox Lewis in again to throw the right hand, and he countered with his own right. I think to be. 5वें राउंड में लुइस ने एक पल के लिए गार्ड गिरा दी। रहमान ने राइट हुक मारकर निर्विवाद चैंपियन को गिरा दिया। रहमान ने एक पंच में चैंपियन से ताज छीन लिया। कई सालों बाद ग्रीन को पता चलने वाला था कि ब्रह्मांड सबका हिसाब रखता है। क्या आपको एलॉन ग्रीन याद है, जिन्होंने कोडिंटन को 18 सेकंड में हराया था? कोपनहेगन में कर्म ने उसे ढूंढ लिया। केसलर 2 साल की आंखों की समस्या के बाद लौटा। उसने चौथे राउंड में परफेक्ट लेफ्ट हुक मारा। ग्रीन जमीन पर गिरने से पहले ही बेहोश हो गया। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगला नॉकआउट कर्म का नहीं बल्कि एक ऐसे जोरदार पंच का नतीजा था कि स्काई स्पोर्ट्स ने उसे दोबारा दिखाने से मना कर दिया। कास्टिलो करियर में कभी नहीं हारे थे। अब उनका सामना स्मिथ से था। उन्हें पूरा यकीन था कि वे जीतेंगे, लेकिन दूसरे राउंड में स्मिथ ने उसे रिंग में बेहोश कर दिया और उसका शरीर मोबाइल फोन की तरह कांप रहा था। कास्टिलो को तत्काल इलाज चाहिए था। फ्रेजर क्लार्क भी। उनकी पहली लड़ाई 12 राउंड की जंग थी, जिसने दोनों आदमियों को मेडिकल रूम में पहुंचा दिया। रीमैच भी वैसा ही माना जा रहा था। इस बार ये सिर्फ 2 मिनट 28 सेकंड चला। एक राइट हुक से क्लार्क हिल गया और दूसरे राइट पंच ने उसे ढेर कर दिया। क्लार्क की गाल की हड्डी में वॉर्डली के मुक्के से असामान्य फ्रैक्चर और गहरा डेंट बना। 16 जनवरी 2016 ब्रुकलिन के बार्कलेज सेंटर में
हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियन डॉन्टे वाइल्डर अपना WBC खिताब पोलैंड के आर्थुर स्पिल्का के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। वातावरण बेहद जोशीला था। पोलिश खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज बॉम्बर को ताज से हटाने का वादा किया था और मुकाबले के बड़े हिस्से में ऐसा लग रहा था कि उसके पास ऐसा करने की पूरी ताकत है। स्पिल्का अपने साउथपॉ स्टाइल से चैंपियन को तंग कर रहा था, अंदर बाहर होकर कॉम्बिनेशन जमा रहा था और वाइल्डर को हताश कर रहा था। स्पिल्का ने 9 राउंड तक बहादुरी से लड़कर मुकाबला कड़ा रखा और प्रशंसकों को चौंकाने की उम्मीद दी। लेकिन वाइल्डर को सिर्फ एक पंच चाहिए और 9वें राउंड में वो पंच आ गया। स्पिल्का आत्मविश्वास के साथ अंदर आया, एक लेफ्ट हुक फेंकते हुए, लेकिन उसने अपनी गार्ड नीचे छोड़ दी। उसी पल वाइल्डर ने अपना पसंदीदा हथियार छोड़ा, ठोड़ी पर एक जबरदस्त राइट पंच मारा। वो टक्कर डरावनी थी। स्पिल्का का शरीर एक टूटी हुई मूर्ति की तरह ढह गया। वो सीधा पीछे की ओर गिर पड़ा। वह तुरंत बेहोश हो गया और उसने जरा भी हरकत नहीं की। दर्शक पूरी तरह से शांत हो गए। डॉक्टर तुरंत रिंग की ओर दौड़ पड़े। वाइल्डर संतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने स्पिल्का को बेहोश देखा, अखाड़े में तनाव छा गया। यहाँ तक कि जब स्पिल्का को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, उस नॉकआउट को न केवल साल के सर्वश्रेष्ठ नॉकआउट्स में से एक चुना गया था, इसे हाल ही के हेवीवेट इतिहास के सबसे प्रभावशाली और डरावने नॉकआउट्स में भी गिना जाता है। क्योंकि जब वाइल्डर अपना दाहिना मुक्का मारता है, ये सिर्फ घूसा नहीं, सजा है। वाइल्डर ने अपने करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड पूरे कर लिए थे और पोवेटकिन हारता हुआ लग रहा था। वाइल्डर विश्व खिताब जीतने के बेहद करीब था। Right hand just whipping over the top of it, enters into punching range. In the last couple of years, he isn't quite the same fighter that fought Anthony Joshua. Debate Dillian White. I think they want him to be patient. Good left into those left to the bodies. Dillian White. The gaps in between his work have grown as he's got bodies from Beck. Run that gas tank down before he starts to go to work. He said to us the best condition he's been. In my opinion, no need to be reckless. Oh, left uppercut, fantastic. तब 5वें राउंड में अचानक कहीं से भी आए एक बाएं अपरकट ने वाइल्डर की सारी मेहनत पल में मिटा दी, उसे पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया। सिर्फ एक पंच ने वाइल्डर के वर्ल्ड टाइटल जीतने के सपनों को एक पल में खत्म कर दिया। चिसोरा को दयालु दिखने के लिए 7 राउंड तक पंच मारने पड़े। ये अलग था। चिसोरा ने 7 राउंड तक उसे बॉडी शॉट्स, दबाव और मार देकर तैयार किया और ताकाम ने सब कुछ सह लिया। Chisora starting to look for the counter there before that flurry attack from Tak as he finds a good right hand there. Maybe, or maybe if it's good. And he's hitting Takam with some good body shots. To maintain the pace, if you're on your back foot. He's always got that punch. He like that shot Into Taya. He's really stepping on the gas now, picking his punches. He's really looking for the stoppage now. Oh, uppercut as well. And Chisora really needs to start doing something, firing back. He really does. Or he needs to close that gap and hold on because. 8वें राउंड में शरीर पर किए गए वारों का असर दिखा और आखिरी कॉम्बिनेशन से मुकाबला खत्म हुआ। ताकाम गिर गया और उठ नहीं सका। चिसोरा ने ताकाम को तोड़ दिया। पेट्रोसियन को सबसे परफेक्ट तकनीकी रूप से जीवित किक बॉक्सरों में से एक के रूप में अछूता माना जाता था। किसी ने भी उसे नॉकआउट नहीं किया था। फिर रिस्ती ने सही टाइमिंग के साथ दायां पंच मारा, जिसे जीनियस नहीं देख पाया और पेट्रोसियन हार गया। रिस्ती ने दिखाया कि परफेक्शन में भी कमी हो सकती है। सैंटोस की चेतना एक ऐसे मूव से खत्म हो गई जो सीधे वीडियो गेम से निकला हुआ लगता था। दूसरे राउंड के खत्म होने में कुछ ही सेकंड बाकी थे।
सैंटोस आगे बढ़े, एमवीपी ने धैर्य से इंतजार किया। एक फ्लाइंग नी चेहरे पर लगा और सैंटोस दर्द से गिर पड़े। एमवीपी का फ्लाइंग नी बेहद खतरनाक थी। सान का बायां पंच और भी बुरा था क्योंकि जॉयस ने उसे आते हुए देखा, फिर भी वो उसे रोक नहीं पाए। बालोगुन आत्मविश्वास के साथ अंदर आए और गासियव ने एक पंच के साथ अंदर कदम रखा, जिसने दूसरे राउंड में उसे जमीन पर गिरा दिया। गासियव ने मुकाबला दूसरे राउंड में ही जीत लिया। थॉमसन को लगता था कि वह ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। तीसरे राउंड ने साबित कर दिया कि वे गलत थे। 20 नवंबर 2010 को अटलांटिक सिटी में अर्जेंटीना के सर्जियो माराविला मार्टिनेज ने एक बहुप्रतीक्षित रीमैच में पॉल विलियम्स का सामना किया। पहली बार वे 2009 में मिले थे। वह लड़ाई एक खूनी और बहुत कड़ी जंग थी। विलियम्स बहुमत से जीते थे। इसी कारण यह दूसरा मुकाबला भी ऐतिहासिक जंग बनने वाला था। शुरुआत से ही विलियम्स ने अपनी खास आक्रामक, लगातार घूंसे बरसाने की शैली में शुरुआत की। मार्टिनेज शांत रहे, उस नीची गार्ड से जो उन्हें आत्मविश्वासी और घातक दिखाती थी। पलटवार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हुए वह पल दूसरे राउंड में आया। विलियम्स ने एक लापरवाह जैब फेंका जिससे उसके डिफेंस में गैप बन गया। माराविया ने उसे देखा, पूरी ताकत से घुमा और एक बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ एक सटीक लेफ्ट हुक मारा। बॉम्ब! टक्कर जबरदस्त थी। पॉल विलियम्स का शरीर हवा में ही बेजान हो गया। वो एक मूर्ति की तरह अकड़ कर गिर पड़े। उनका सिर बिना प्रतिक्रिया के कैनवस से टकराया और टांगे डरावनी तरह मुड़ गई। रेफरी ने तो गिनती शुरू भी नहीं की। गिनती की कोई जरूरत ही नहीं थी। भीड़ पहले शांत थी, फिर अचानक हैरानी में चिल्लाई। विलियम्स कई मिनटों तक बिना हिले पड़े रहे, जिससे दृश्य का असर बढ़ गया। उस नॉकआउट को द रिंग मैगजीन ने साल का सर्वश्रेष्ठ केओ चुना था और आज भी उसे बॉक्सिंग इतिहास के सबसे डरावने नॉकआउट्स में गिना जाता है। सर्जियो माराविला मार्टिनेज ने सिर्फ रीमैच नहीं जीता, सर्जियो मार्टिनेज ने उस बाएं पंच से खेल इतिहास में क्रूर व अविस्मरणीय अध्याय लिखा। थॉमसन उपेटाया के IBF क्रूजरवेट टाइटल के लिए एक विश्वसनीय प्रतिद्वंदी के रूप में आया। शुरुआत में वो तैयार था, पर बाद में कमजोरियां दिखी। Breeders' house easily slides into that Martin. Thompson under pressure. He's got to fire back. He's got to fire back, but he's going to get Thompson now going on the front. Are having an effect. They're getting a reaction out of Jordan. Listen to the noises. So physically. Down on the gum shield and he went again. Just when Thompson had. तीसरे राउंड में एक घातक कॉम्बिनेशन ठोड़ी पर लगा। थॉमसन घुटनों पर गिर गया। रेफरी को बीच में आना पड़ा। थॉमसन तीसरे राउंड में गिरा, लेकिन मैक्सवेल पहले 2 राउंड में 2 बार गिरा और फिर भी उसने जीतने का तरीका ढूंढ लिया। सबरी सेदिरी अजय और जीत का भूखा था। सैम मैक्सवेल स्थानीय पसंदीदा था जो बड़े मौके के लिए लड़ रहा था। 9 राउंड तक सेदिरी ने दबदबा बनाए रखा, 2 बार गिराया और लगातार दबाव बनाया और मैक्सवेल का चेहरा बुरी तरह से चोटिल और खून से लथपथ हो गया। Good work again from Sediri. Switched it and say a very flawed performance. Right out there for Sediri. Oh, good shot there. Good shot. सेदिरी आखिरी पलों में लापरवाह हो गया। फिर 10वें राउंड के खत्म होने से ठीक कुछ सेकंड पहले
मैक्सवेल ने हताशा भरा दाया पंच चलाया। उसने सेदीरी के जबड़े पर वार किया और अपराजित फ्रांसीसी बॉक्सर रिंग में बेहोश हो गया। 10 जबरदस्त राउंड और जीत दिलाने वाला एक पंच। हार्टास को बस एक सटीक पंच और परफेक्ट टाइमिंग चाहिए थी, कोई चमत्कार नहीं। दोनों फाइटर मुकाबले के लिए तैयार थे। हार्टास की अलग योजना थी। एक घूसे से मुकाबला शानदार तरीके से खत्म हुआ और हार्टमैन बेहोश हो गया। इतना ही किसी का करियर खत्म करने के लिए काफी था। एक मिथक को तोड़ना या किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना